वेलकम स्टूडेंट्स। तो जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के फॉर्म निकल चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप 2023 के लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करने वाले हैं, आप लोगों को पता ही है कि आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं वो 29 अप्रैल को होने वाले हैं और उसमें 3 विषय यानी 3 सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है मैथ, दूसरा रीजनिंग्स और तीसरा हिंदी। ठीक है, यानी लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है रीजनिंग। ठीक है, कि आपके तर्क शक्ति यानी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन कहाँ से और किस प्रकार के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, रीजनिंग में आपके 10 चैप्टर हैं टोटल और प्रत्येक चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है श्रृंखला और दूसरा है सादृश्यता, तीसरा है भिन्न आकृति, चौथा है समान आकृति, पांचवा आकृति पूर्ति और छठवां आकृति निर्माण। ये दोनों अलग अलग है। दर्पण 7वां है, 8वां वर्ग पूर्ति, 9वां छिपी आकृति और 10वें में कागज काटना। तो ये सभी चैप्टर हैं और प्रत्येक चैप्टर से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं आपको श्रृंखला समझाने वाला हूँ, क्योंकि देखिए, श्रृंखला बताने से पहले मैं श्रृंखला में क्या है कि श्रृंखला को समझने के लिए यानी सीरीज, ठीक है, सीरीज को आपको समझाने वाला हूँ। सीरीज से जो भी आकृतियाँ आती हैं उन्हें सबको आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद आपसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में रीजनिंग्स लाई जाएंगी और आप इस चैनल से जुड़े रहिए तो आपकी जो रीजनिंग की है वो बेहतर तैयारी हो पाएगी। तो सीरीज, सबसे पहले श्रृंखला को ही समझते हैं कि आखिर श्रृंखला होती क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, श्रृंखला वो है कि किसी भी संख्या या आकृति या कोई भी ऐसी सजातीय राशियाँ जिनको एक ऐसे क्रम में व्यवस्थित करना जिसमें ऐसे सुव्यवस्थित क्रम से रखने को श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हम संख्या लेते हैं तो 2, फिर मैंने बोला 4, 6, 8, तो अपने आप अगली संख्या बता पाएंगे कि इसके 8 के जो बाद आएगी वो 10 आएगी। तो इसी प्रकार यानी श्रृंखला यानी आगे की ओर व्यवस्थित क्रम से आगे बढ़ने की क्रिया को श्रृंखला कहते हैं। समझ रहे हैं? तो अगर मैं आपको आकृतियों की बात करें तो हम यहाँ चतुर्भुज बनाएं, फिर पंचभुज बनाएं, तो जो तीसरी आकृति होगी वो खष्टभुज होगी, क्योंकि हर एक आकृति पे एक एक भुजा बढ़ रही है। तो इसी को हम श्रृंखला कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि श्रृंखला क्या होती है। तो श्रृंखला ये होती है कि मतलब कोई आगे बढ़ना यानी किसी भी चीज़ में आगे क्रम वाइज बढ़ना, इसी को हम श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो अभी अब ये जो आपकी आकृतियाँ होती हैं श्रृंखला की, वो कितने प्रकार से आ सकती हैं। तो पहला जो है वो उसका आधार होता है पहला संख्या के आधार पे, यानी किसी भी यानी श्रृंखला में जो पहला जो आधार होता है आकृतियों का वो संख्या के आधार पर होता है और दूसरा होता है चित्रों के घूर्णन के आधार पर। तो पहला संख्या के आधार पर हम देखते हैं कि कैसी आकृति आती हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि चित्रों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है। जैसे देखिए, यहाँ एक त्रिभुज बना है और ऊपर एक पंचभुज है, चतुर्भुज दो चतुर्भुज बने हैं और एक बराबर यानी 2 रेखाएं बनी हैं। लेकिन दूसरे वाले आकृति पे देखिए तो एक पंचभुज है, पंचभुज एक ही है लेकिन त्रिभुज की संख्या 2 हो गई है और चतुर्भुज की संख्या 3 हो गई। वहीं रेखाओं की संख्या 3 हो गई। इसका मतलब रेखा एक बढ़ रही है, चतुर्भुज भी एक बढ़ रहा है, त्रिभुज भी एक बढ़ रहा है, लेकिन पंचभुज उतना ही है। तो अगली वाले में देखिए तो इसमें भी एक त्रिभुज बढ़ा है, यानी पहले 2 थे अब 3 हो गए। अब चतुर्भुज भी 4 हो गए, यानी 3 थे 4 हो गए, लेकिन पंचभुज 1 है, रेखाओं की संख्या 4 हो गई। तो अगली बार 5 रेखाएं होंगी और 5 चतुर्भुज होंगे। तो यहाँ तो 4 चतुर्भुज हैं, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, त्रिभुज 4 हो गए हैं वो सही है, पर पंचभुज 5 होना चाहिए। तो इसमें देखिए 5 पंचभुज हैं और 3 त्रिभुज हैं। ठीक है, तो 3 त्रिभुज नहीं होना चाहिए, 4 हाँ एक और त्रिभुज है, 4 त्रिभुज हो गए और एक पंचभुज है और 5 लाइन्स हैं। इसका मतलब बी सही है, सी और डी दोनों गलत होंगे।
तो इस तरह से होती हैं चित्रों में संख्या की वृद्धि या कमी। ठीक है, इसमें देखिए तो आप ऊपर वाली आकृति को देखिए तो यहाँ खष्टभुज बना है, यानी 6 भुजाओं की आकृति बनी है, और नीचे त्रिभुज यानी 3 भुजाओं की आकृति बनी है। फिर क्या हुआ कि जो ये है त्रिभुज, ये चतुर्भुज हो गया, यानी एक भुजा इसमें बढ़ी, बस क्या हुआ कि ऊपर हो गया, और ये खष्टभुज नीचे आया लेकिन पंचभुज हो गया। क्या हुआ कि इससे एक कम हुई, एक भुजा कम हुई। फिर क्या हुआ, फिर चेंज हुआ और ये पंचभुज से चतुर्भुज हो गया, और ये चतुर्भुज से पंचभुज हो गया। अब ये फिर बदलेगा तो ऊपर जाएगा जब तो खष्टभुज हो जाएगा, क्योंकि लगातार इस तरह देखिए ऐसे ऐसे, तो इस त्रिभुज से चतुर्भुज, चतुर्भुज से पंचभुज, तो पंचभुज से खष्टभुज, तो खष्टभुज इस पे है तो यही होगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे होता है, यानी संख्या के आधार पर। घूर्णन के आधार पर जब भी हम करेंगे तो सबसे पहले हम घूर्णन को समझने की कोशिश करेंगे। वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम श्रृंखला पे घूर्णन को समझ पाते हैं तो हम अगले जो आने वाले चैप्टर्स हैं रीजनिंग के, उनमें बहुत अच्छे से घूर्णन को अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए घूर्णन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आपको पहले सबसे पहले घूर्णन को समझा रहा हूँ। तो घूर्णन के आधार पर चीज़ों को समझना है। तो घूर्णन के आधार पर सबसे पहले आपको कोण को समझना है, यानी कोण। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो कोण की सीमा होती है, कोण की सीमा वो टोटली 360 अंश होती है। यानी अगर हम कभी भी यहाँ से मान लीजिए कोण स्टार्ट करें और पूरा एक चक्कर लगा दें तो ये जो पूरा ये जो कोण बना ये होता है 360 डिग्री, यानी 360 अंश, यानी 360 से ज़्यादा कोण होता ही नहीं। तो समझ गए, यानी एक पूरे वृत्त पर जो कोण बनता है उसे 360 डिग्री कहते हैं। समझ में आया? अगर हम इसी कोण को 2 बराबर भागों में बांट दें, देखिए अब इस गोले को हमने वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटा, इसका मतलब हमने 180 यानी 180 अंश के कोण 180 अंश के कोणों पर बांट दिया। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि हम अगर एक पार्ट लें, इस 100 मतलब इस कोण का एक पार्ट लें तो ये जो होता है वो 180 अंश का कोण होता है। समझ रहे हैं? तो अभी आप कोण थोड़ा समझिए। फिर अगर हम इसी को 4 बराबर भागों में बांट दें तो ये 90 डिग्री पे बढ़ जाएगा। 90 डिग्री पे 90 यानी 90 अंश के 4 बराबर भागों में हमने बांट दिया उसी को। तो अगर हम इसको फिर से एक अलग करें, एक को अलग कर दें तो हमारा जो 90 अंश का कोण है वो ऐसे बनेगा, यानी ये। समझ रहे हैं? तो ये 90 अंश का कोण हुआ। इसके बाद हम इसको अगर 8 भागों में, 8 बराबर भागों में बांट दें तो ये 45 यानी टोटल सभी 45 ऐसे 45 अंश के कोणों पे बढ़ जाएगा। अभी आप थोड़ा धैर्य रखिए, सही से समझ लीजिए, फिर आपको एक एक चीज़ सभी चीज़ों को अच्छे से समझा पाएंगे और आप बता पाएंगे कि कौन सी आकृति कितने अंश के कोण पर घूम रही है। ठीक है? तो अब हम 45 की बात करें तो हम 45 अंश का जो कोण है वो कुछ ऐसे, एक कोण को अगर हम काट लें उस पूरी आकृति से तो कुछ ऐसे 45 अंश का कोण बनेगा ये। तो ये हुआ हमारा 45 का कोण। ठीक है? अब मैं आपको ये चीज़ आपके काम यानी आपके जो श्रृंखला है उस पर किस प्रकार यूज होती है ये कोण, उस पर आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, आपको ये जो है ये डिब्बा, इसको आप डिब्बा बोल सकते हैं या ऐसे। ठीक है? तो ये तो आपको हर एक आकृति पे देखने को मिलेगा। ठीक है? अब आपको मैं बताता हूँ कि ये 90 अंश और 180 अंश का कोण कहाँ है। ठीक है? तो देखिए, जो ये होते हैं, देखिए इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, 4 दिशाएं लेना है। ये एक दिशा, ये चारों। ठीक है? तो अगर हम यहाँ से इस वाली आकृति से यहाँ से यानी मध्य से यहाँ पहुँचे तो हम एक तरह से 90 अंश का कोण, 90 अंश की, क्योंकि हमने इस डिब्बे के 4 भाग किए हैं अभी। तो अगर इस भाग से अगर हम यहाँ ए है मान लीजिए और ए को हम यहाँ से यहाँ लाए, तब ए हमारा कितने अंश में घूम गया, 90 अंश में।
ठीक है, 90 अंश में। और ए हमारा यहाँ से यहाँ आ गया अगर तो भी 90 अंश में घूमेगा, और यहाँ से यहाँ गया तो भी 90 अंश में घूमेगा। समझ रहे हैं? तो यानी अगर हम इस डिब्बे के चार भाग कर दिए और इस भाग से इस पर गया तो 90 अंश, इससे यहाँ गया तो 90 अंश, यहाँ से यहाँ गया तो 90 अंश, और यहाँ गया तो भी 90 अंश। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और अगर हम इसी के 8 भाग कर दें ये, ठीक है, तो अब जो भी होगा ना वो 45 पे, यानी अगर यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, यानी ये जैसे मान लीजिए 0 रखा है यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये कितने अंश में घूमा? 45 अंश पे। ठीक है, तो यानी अब पूरा हो गया एक तरह से 45 अंश का गैप हुआ हर एक, ये इस लाइन से इस लाइन के बीच 45 अंश का गैप, इस लाइन से इस लाइन के बीच 45 अंश का गैप, और इस लाइन से इस लाइन के बीच 45 अंश का गैप। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए कि हमारी वस्तु यहाँ रखी थी और वो दूसरी आकृति पे यहाँ आ गई, तो अब कितने अंश में घूमी? तो पहले देखिए यहाँ थी, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, यानी 3 बिंदु बन रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक में 45, फिर यहाँ से यहाँ तक में फिर 45, तो 45 90, यानी 90 अंश में घूम गई। ठीक है, तो 90 अंश में हमारी जो त्रिभुज है वो घूम गया। ऐसे आप बता सकते हैं आराम से। ठीक है, तो और देखिए अभी आपको और समझ में आएगा अच्छे तरीके से। मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई गोला रखा है और वो दूसरी आकृति पे यहाँ पहुँच गया, तो देखिए पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया होगा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, यानी 1 2 3 4 टिक होगा। तो यहाँ से यहाँ तक में 45 90, और 90 45 135। इसका मतलब 135 अंश पर घूम गया। ये हमारा जो गोला था, ये वृत्त जो था गोला, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में वो कितने अंश घूमा? 135 अंश। समझ में आया? तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि कितने अंश में कोई आकृति घूम रही है। फिर दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि घूमने की जो दिशाएं होती हैं, घूमने की दिशाएं वो 2 होती हैं। पहले होती है दक्षिणावर्त, जिसे हम इंग्लिश में क्लॉकवाइज कहते हैं, दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। और दूसरी होती है वामावर्त। समझ रहे हैं? यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अब आपको अभी समझा रहा हूँ मैं अच्छे तरीके से, आप देखिएगा ध्यान से। तो जब घड़ी की दिशा, इसे हम घड़ी की दिशा बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं घड़ी के विपरीत दिशा, दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो देखिए दक्षिणावर्त क्या होती है? दक्षिणावर्त ऐसे होती है कि अगर हमारी वस्तु कोई इधर से इस तरफ घूमे, इस तरफ, घड़ी हमेशा ऐसे चलती है ना, देखिए, ठीक है, पहले यहाँ 12 होता है, फिर यहाँ 1 होता है, तो ऐसे ही घूमती है हमेशा घड़ी। और इस दिशा को हम क्या बोलते हैं? इस दिशा को दक्षिणावर्त। और अगर ऐसे घूमने लगे तब वामावर्त। ठीक है, तो अब आपको समझना है, यानी इस दिशा को हम दक्षिणावर्त बोलते हैं। जब हमारी दिशा ऐसे जाए, ऐसे, इसको हम दक्षिणावर्त बोलते हैं, दक्षिणावर्त। और इस दिशा को दक्षिणावर्त बोलते हैं। और ऐसे अगर जाए ऐसे, तो इस दिशा को हम वामावर्त बोलते हैं। ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो कभी भी हमारी घड़ी ऐसे नहीं घूमती, हमेशा ऐसे घूमती है। तो घड़ी की दिशा को दक्षिणावर्त और घड़ी के विपरीत दिशा को वामावर्त। तो मान लीजिए अब आपको सही ढंग से मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए एक आकृति है, ये दूसरी आकृति है। अब इस पे हम मान लीजिए यहाँ रखी है एक वस्तु और यहाँ एक प्लस का निशान है। अब त्रिभुज यहाँ आ गया और प्लस यहाँ चला गया। अब तुमसे अगर पूछा जाए या किसी से आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज कितने अंश में घूमा, तो पहले तो आप यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, इस 3 बिंदुओं से, यानी 45 और 90, 45 90, तो त्रिभुज का जो घूर्णन है
घूर्णन वो 90 अंश है। कितना अंश? 90 अंश। अब अगर पूछा जाए कि किस दिशा पे घूमा, तो किस दिशा पे है, यानी दक्षिणावर्त पे, दक्षिणावर्त पे घूमा है, दक्षिणावर्त पे घूमा 90 अंश पे। ठीक है। अब प्लस की अगर हम बात करें तो प्लस भी घूमा, यहाँ था और यहाँ पहुँच गया, तो इसका मतलब एक बार ही घूमा, तो इसका मतलब 45 अंश घूमा, 45 अंश। अब किस दिशा पे है, तो ये भी दक्षिणावर्त पे, क्योंकि इधर से इस साइड से इधर ही तो गया, तो ये भी दक्षिणावर्त में, दक्षिणावर्त में, दक्षिणावर्त में। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस दिशा पे कौन सी आकृति किधर घूम रही है, कितने अंश पे घूम रही है और किस दिशा पे घूम रही है। मान लीजिए यहाँ पर त्रिभुज है और वो यहाँ आ गया, तब ये और ये यानी 45 45 90 90 अंश में घूमा, लेकिन किस दिशा पे घूमा, तो यहाँ से यहाँ आ गया, इसका मतलब वामावर्त पे इस तरह से घूम रहा, तो वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा। ठीक है। तो आपको घूर्णन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है। तो अब हम कुछ घूर्णन से संबंधित रीजनिंग करवाने वाले हैं। तो आप देखिए, ये देखिए पहले जो रीजनिंग है घूर्णन से, तो आप इसको ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को दूसरे पर देखिए, इसी पॉइंट को पकड़ना है। ये पॉइंट यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यही पॉइंट घूमा है हमारा। तो 45 45 90 और 45 135, इसका मतलब 135 पे ये पॉइंट घूम रहा है। तो अगली बार फिर देखो, यहाँ और यहाँ होना चाहिए, तो है। ठीक है। अब अगली बार यहाँ से, भाई यहाँ था, यहाँ है, यहाँ पहुँचेगा, तो 45, फिर यहाँ पहुँचा 90, इसका मतलब इस साइड होना चाहिए इसको। तो इस साइड किस पे है, देखिए इस पे है, तो इसका मतलब तो हमें यानी जल्दीबाजी नहीं करना, सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ना है और उसी पॉइंट से पूरी रीजनिंग हल करना। अब इस पे देखिए ध्यान से, तो तीर यहाँ है, फिर इस वाले बिंदु पर आई तीर। ठीक है। फिर तीर इधर आया, तो इसका मतलब फिर से वापस यहीं जाएगा, तो इस पे भी है, इस पे भी है और इस पे भी है, तो ये तो गलत हुआ। उसके बाद अब देखिए त्रिभुज यहाँ था, त्रिभुज यहाँ से दूसरे पे यहाँ गया, यानी 45 अंश पे वामावर्त पे घूमा, पता है। फिर यहाँ गया, यानी 45 अंश पे, इसमें भी वामावर्त में, तो फिर 45 अंश पे वामावर्त, तो यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ है, इस पे है, इस पे भी है और इस पे भी है, तो ये अभी सही है। अब गोले को देखेंगे तो गोला देखो 45 अंश पे वामावर्त, फिर 45 अंश वामावर्त, फिर यहाँ पहुँचेगा, तो इस पे है और इस पे है, ये नहीं है, ये गलत। तो अब दो सही हैं, ए और सी। लेकिन अब थोड़ा सा बीच में चलेंगे, यहाँ धन है, यहाँ इनटू है यानी गुणा है, और फिर धन है, फिर से अब क्या होना चाहिए, गुणा होना चाहिए, तो इसका मतलब ए सही है। तो एक एक चीज़ आराम से करेंगे। ठीक है। अब देखिए इस वाले पे, तो यहाँ प्लस है, प्लस को ही घुमाते हैं, प्लस यहाँ आया यानी 45 अंश पे घूमा वामावर्त पे, फिर यहाँ आया। ठीक है। अब अगली बार यहाँ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ कहाँ किस पे है, इस पे है और इस पे है, तो ये दो गलत हो गई। उसके बाद इसको भाग को पकड़ लेते हैं, तो भाग हमारा इधर आया, 45 अंश पे घूमा, फिर इधर आया, फिर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ इस पे भी नहीं है, गलत है। यहाँ और यहाँ नीचे आएगा, तो नीचे इस पे है, इस पे नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही है। तो आई होप आपको श्रृंखला समझ में आई होंगी, और कल हम आपके लिए बहुत अच्छी रीजनिंग लाएंगे। ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।